वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये आपका थर्ड यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट है। और इसका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। और मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार 4 to 5 टाइम्स, एटलीस्ट मोर देन 2 टाइम्स आपके एग्जाम्स में आए हैं। पीएचडी एंट्रेंस, सीयूईटी, डीयूईटी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो शुरू करते हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगे। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, पाथ ऑफ इंटरनेशनलिज्म पासिस थ्रू नेशनलिज्म। कि वह नेशनलिज्म का जो पाथ है, इंटरनेशनलिज्म नेशनलिज्म से क्रॉस करता है, ये बोला है ए ई जिमरन ने। आपको याद रखना है ये। फिर नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका, वो जॉर्ज और कोहन ने उसके 3 फीचर्स बताए हैं। पहला तो आप नेशनल इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए आप फिजिकली सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा, आपकी लिबर्टी या सोवरेनिटी को कोई टच ना करे, और आपका इकोनॉमिक सब्सटेंस भी ठीक रहे। ये 3 चीजें बताई हैं जॉर्ज और कोहान ने। अब ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है, फादर ऑफ यूरोपियन यूनिटी मूवमेंट। यूरोप को पहले यूरोप में बहुत विवाद हुआ करते थे। दे फॉर 200 years ऑफ वॉर। बाद में आज आप यूरोपियन यूनियन का नाम सुनते हैं, तो उसमें जो नाम था रॉबर्ट शूमैन का बहुत बड़ा नाम था। तो रॉबर्ट शूमैन थे, वो फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर थे। ही प्लेड अ बिग रोल इन यूनाइटिंग द यूरोप। रॉबर्ट शूमैन, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। फिर देन उसके बाद है द वर्ल्ड वॉर टर्म्ड बाय। अब तो ये बहुत कॉमन है, बहुत बार रिवर्ट हुआ है। वर्ल्ड वॉर का टर्म किसने सबसे पहले कॉइन किया? अल्फ्रेड सेवी। ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन। उसकी मैगजीन थी फेरा। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। अल्फ्रेड सेवी इज अ फ्रेंच पर्सन। उन्होंने सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड का नाम लिया था। थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड का नाम लिया था, जो थे एल्फ्रेड सेवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पिछली बार भी यूनिजीसी नेट ने पूछा था कई बार कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या तो डेट पूछ लेते हैं। 1968 में आई थी। इफेक्ट कब हुई, कब से चालू हुई? 1970 से इफेक्ट होती है। अब मैंने ऊपर थर्ड वर्ल्ड का बताया था, एल्फ्रेड सेवियर। कोल्ड वॉर जो फर्स्ट किसने यूज किया, इसमें 2-3 नाम है कोल्ड वॉर के साथ। सबसे पहले किसने टर्म किया, सबसे पहले यूज किया, वो थे बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच, ठीक है, आपको याद रखना। कोल्ड वॉर के साथ बर्नार्ड बरूच, और थर्ड वर्ल्ड के साथ एल्फ्रेड सेवियर। फिर बर्नार्ड बरूच के साथ 2 लोगों का नाम और याद होता है इसके साथ, जॉर्ज ऑरवेल और जॉर्ज लिस्का। इन्होंने इस वर्ड को बहुत फेमस किया था, कोल्ड वॉर। फिर एक क्वेश्चन आया था ये, कि एक पीएचडी एंट्रेंस में, कि हु कॉल्ड कोल्ड वॉर सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस। कोल्ड वॉर जो है आगे सस्पेंडेड, डेथ सेंटेंस जो सस्पेंड हो चुके वो है, वो नेहरू ने यूज किया था कोल्ड वॉर के लिए। कि भाई कोल्ड वॉर इतनी खतरनाक है कि ये अभी तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा, पर लेकिन आगे चल के डेथ सेंटेंस के बराबर है। कोलंबो प्रपोजल, अब आपको नाम लेगा ये श्रीलंका के साथ होगा, नहीं। जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1965 में, तो एशियन कंट्रीज ने मिलके, जो नैम कंट्रीज, उन्होंने मिलके एक प्रपोजल लाया था। उसमें श्रीलंका ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। उसको बोलते हैं कोलंबो प्रपोजल। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए। अब पावर टू टेक मिलिट्री एक्शन, अब यूएन के किस चार्टर में लिखा हुआ है कि मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है? तो 7th चैप्टर में लिखा हुआ है। दीज आर फैक्ट्स। वही चीज देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है, यूरो नेम वॉज कॉइन्ड बाय। ठीक है। अब यूरो नेम किसने कॉइन किया? यूरो नेम किया जैकस सेंटर ने। जैकस सेंटर ने इसे कॉइन किया। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूरो है, वो कॉमन करेंसी है। सबने नहीं कर रखी, पर लेकिन मोस्टली कंट्रीज ने वहाँ की, यूरोपियन यूनियन की, कर रखी है। और जो ये है वो जो यूरो बना था, ये कॉमन जो बना था, वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिट से बना था। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिट से बना हुआ था। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कई बार पूछा गया, मैंने इसमें सारे फैक्ट्स रखते हैं। पहले तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट के लिए बनी है, 1961 में फॉर्म हुई है, हेडक्वार्टर लंदन में है। किसने बनाया? पीटर बेंसन। अब कम से कम इसके अंदर एक सिंगल 2 लाइन के अंदर आपको 4 फैक्ट मिल गए। डेट, हेडक्वार्टर, फॉर्म्ड पीटर बेंसन, और क्या है? एनजीओ है ह्यूमन राइट की। डायरेक्टली पूछ लेता है। अब 6 ऑर्गन ऑफ यूएन। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 ऑर्गन ऑफ यूएन, सबसे पहले है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, टोटल 15 है। जनरल असेंबली, सारे वे जो देश है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको वर्ल्ड असेंबली भी बोलते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट बोलते हैं। आईसीजे, इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैंने लिखी हुई है जो आप सुनिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्गन है यूएन की, जिसके अंदर 15 जजेस इलेक्ट होते हैं।
ये आपको याद रखना, कई बार पूछा। 15 जजेस आर इलेक्टेड, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 9 ईयर्स के इलेक्ट होते हैं। ठीक है। और जब इन ये आईसीजे बैठती है तो वहां पे जैसे हमारे पार्लियामेंट का कोरम होता है, पार्लियामेंट होता है कि 1/10 मेंबर्स अगर आए हैं तो ही पार्लियामेंट चलेगा, ऐसे इसका भी एक कोरम होता है, उसमें कोरम में 9 जजेस इज रिक्वायर्ड, 9 जजेस होने चाहिए। फिर चौथा लिखा है मैंने ट्रस्टीशिप। और फिर लिखा है मैंने ट्रस्टीशिप क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि जैसे फ्रेंच वगैरह ने, पोर्चुगीज वगैरह ने कॉलोनीज अपनी बना रखी थी पहले, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो उनकी कॉलोनीज रही, इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंट्री, तो वो एक तरीके से एज अ ट्रस्टी, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट एज अ ट्रस्टीशिप की तरह वो देख रहे थे उनकी कॉलोनीज को, जो पुरानी कॉलोनीज थी, इवन तो दे वो कुछ आजाद हो चुके थे फिर भी वो देख रहे थे, उसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप। फिर सेक्रेटेरिएट आता है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है। ये 6 हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज। इन विच डिसीजन जनरल असेंबली ऑफ यूएन रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी। ये पूछा गया है कि ये जनरल असेंबली को 2/3 मेजोरिटी वोटिंग कब करनी पड़ती है? मैम, मामला बजट का हो, या मामला किसी को नए एंट्रेंस के मेंबर को नए एंटर करवाना है, या फिर पीस और सिक्योरिटी का कोई भी इशू होगा, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी जरूरी है। अब यूनेस्को का जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, यूनेस्को जो ये टर्म है, इसकी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कब बना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, कॉमा साइंस एंड कल्चर, ये है इसकी पूरी फुल फॉर्म। 1945 में फॉर्म हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। फिर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इन विच आर्टिकल ऑफ यूएन जनरल असेंबली पावर इज मेंशन, यूएन की जनरल असेंबली की पावर, जनरल असेंबली की पावर यूएन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 11 में मेंशन्ड है जनरल असेंबली की पावर। ये फैक्ट्स हैं जो अगर आपको डायरेक्टली आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली करेक्ट द आंसर, आपको नहीं पता आप तुक्का भी नहीं मार सकते इसमें। अब ये क्वेश्चन था कि ओनली कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम यूएन, काफी बार पूछा कौन सी कंट्री जो यूएन से एकमात्र कंट्री थी, कंट्री है जो यूएन से निकली थी, विड्रॉ किया था, तो इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने इसलिए किया था क्योंकि उसको अस्थायी तरीके से इन रख रखा था वहाँ पे यूएन में, और वो चाहता था कि मुझे परमानेंटली रखो यूएन में, इसलिए उसने कहा कि बेहतर है कि मैं यहाँ से बाहर ही आ जाता हूँ। विल ब्रांड कमीशन, विल ब्रांड साहब का कमीशन जो बना था 1977 में बना था, और ये किस लिए था? इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए था, वर्ल्ड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए था। डिकेड ऑफ यूएन डिसआर्मामेंट पूछा जाता है कि भाई डिसआर्मामेंट के लिए डिकेड कौन सा था? 1970 और 1980 का डिकेड यूएन ने डिक्लेयर कर रखा है, डिकेड ऑफ डिसआर्मामेंट। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है, जब तक एज लॉन्ग एज मॉर्गेंथ्यू थ्योरी रिमेन इन इफेक्ट, जब तक मॉर्गेंथ्यू की थ्योरी इफेक्ट में रहेगी कोई भी प्रोग्रेस साइंटिफिक स्टडी में पॉसिबल नहीं है। ये बेनो वॉसरमैन ने मॉर्गेंथ्यू की रियलिज्म को क्रिटिक किया है, बेनो वॉसरमैन। देन पिवट टू एशिया पॉलिसी, ये बराक ओबामा ने 2012 में की थी। इट इज़ अ बेसिक पॉलिसी टू हैव अ कंपटीशन विद चाइना इन एशिया, उसकी जो सुपेरिटी है जो चाइना के यहाँ पे एशिया में, उसको कम करने के लिए पिवट टू एशिया पॉलिसी बराक ओबामा लाए थे 2012 में। ठीक है। फिर है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, इसी का दूसरा नाम है स्टार वॉर। पूछ लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव को ही बोलते हैं स्टार वॉर, इसके टाइम पे किसने स्टार्ट की थी? रोनाल्ड रीगन ने स्टार्ट की थी। यूनिटी रेजोल्यूशन फॉर पीस, इसको कोरियन क्राइसिस में यूज किया गया था, और 1952 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में बिटवीन जो वो हुई थी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 पैरेलल इन दोनों के बीच में, तो ये हुआ था यूनिटी फॉर रेजोल्यूशन फॉर पीस कोरियन क्राइसिस इन 1952। नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किताब किसने लिखी है? ये मिशेल ब्रेशर ने लिखी है नेहरू के बारे में, और काफी बार पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। कलेक्टिव सिक्योरिटी चैप्टर 7 ऑफ यूएन, चैप्टर 7 ऑफ यूएन में यूज की गई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी, यूज्ड इन चैप्टर 7, और ये कोरियन क्राइसिस में सबसे पहले यूज की गई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। वुड्रो विल्सन ने दिया था कॉन्सेप्ट ये। यूएन फर्स्ट यूज बाय यूएन, अभी यूएन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो रूजवेल्ट ने यूज किया था। यूएन जो वर्ड है वो रूजवेल्ट ने यूज किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में। जो यूएन जो बना है वो अटलांटिक चार्टर से बना है, सैन फ्रांसिस्को चार्टर से बना है। 26 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था पहले उसमें, और साइन किया था 50 कंट्रीज ने। पोलैंड को इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आंसर 50 है, 14 एंड 50। फर्स्ट ह्यूमन राइट ईयर 1968 में पहला ह्यूमन राइट ईयर मनाया गया। ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस ईयर में बना, और वो किस तरीके की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 से मनाना चालू हुआ, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, और इसमें डिक्लेरेशन में टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन हेल्ड इन
फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन कहाँ हेल्ड होता है? लंदन में हेल्ड होता है 1946 में। हेल्ड इन लंदन इन 1946, लंदन में 1946 में पहला यूएन का सेशन होता है। फिर ये एक स्टेटमेंट है, यूजीसी नेट में पूछी गई थी। देयर इज अ मॉन्स्टर स्लीपिंग, एक मॉन्स्टर सो रहा है, इसे सोने दो, अगर ये उठ गया तो पूरी धरती को हिला देगा। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ मॉन्स्टर स्लीपिंग, लेट इट स्लीप, इफ इट वोक्स अप इट विल ट्रेम्बल द वर्ल्ड। ये नेपोलियन ने चाइना के लिए यूज किया था उस टाइम पे। शिमला एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1971 की जब बांग्लादेश को लिबरेशन करवाया था तो इंडिया ने हस्तक्षेप किया था, इंटरफेयर किया था, तो वहाँ पे शिमला एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंदिरा गांधी और वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो इस एग्रीमेंट में आती हैं और करती हैं, और ये बायलेटरल एग्रीमेंट है, कोई थर्ड पार्टी इसमें एंटर नहीं कर सकती। इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ट्रीटी पूछी जाती है 1987, आपको याद होनी चाहिए इसके साथ। और यूएसएसआर की 1971 की ट्रीटी आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि आईपी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो राजीव गांधी साहब ने भेजी थी श्रीलंका। और ये क्वेश्चन पूछ लिया था उसे वापस किसने बुलाया? वीपी सिंह के टाइम पे वापस आ गई थी, बिकॉज दैट वाज नॉट सक्सेसफुल देयर, तो उसको वापस बुला लिया था, काफी कैजुअलिटीज हुई थी वहाँ पे। अब ये कुछ चीजें हैं जैसे नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में बनाई गई है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम एक कंट्री है, वहाँ पे है यूरोप में। 12 फाउंडिंग मेंबर से ये पूछा जाता है, कितने फाउंडिंग मेंबर से? 12। वॉर्सो पैक्ट जो था वो इसकी नेटो के कंपटीशन में यूएसएसआर ने बनाया था 1955 में, पर लेकिन जब यूएसएसआर डिवाइड हो गया तो 1991 में खत्म हो गया। सेंटो भी एक तरीके की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 1955 में बनती है। इसको बगदाद एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको इसकी डेट याद रखनी है और आपको इसके मेंबर्स याद रखने हैं। तो सेंटो में कौन है? टर्की है, ईरान है, ब्रिटेन है, पाकिस्तान। आपको याद रखना है कि सेंटो में यूएस नहीं है। देर इज नो यूएस इन सेंटो, रिमेंबर दिस। ईरान, ब्रिटेन, टर्की। अब जो सीटो है, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 54 में पहले बनती है, पहले सीटो आती है फिर सेंटो आती है, और ये एंड हो जाती है बाद में 1977 में, खत्म भी कर देते हैं। इसके मेंबर इसमें आपको याद रखना है, इसमें ब्रिटेन भी है, यूएसए भी है, पाकिस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है, फ्रेंच भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है। फिर देन उसके बाद है स्ट्रेस हिस्टीरिया। स्ट्रेस हिस्टीरिया जो नेटो, स्ट्रेस हिस्टीरिया इज रिलेटेड टू नेटो, नेटो से रिलेटेड है स्ट्रेस हिस्टीरिया, मतलब एक के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम सब एक साथ आ जाएंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला मामला। अब ये क्वेश्चन हजार बार पूछा जाएगा कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉर्टन कापलान के 6 मॉडल, आप एक बार उस नाम देखिए इसके। बैलेंस ऑफ पावर, लूज डाइपोल सिस्टम, रिजिड डाइपोल सिस्टम, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, वीटो इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन्होंने 6 तरीके के मॉडल दिए हैं। पैकेज डील किससे रिलेटेड है? यूएन की जब आप मेंबरशिप लेते हैं उसको पैकेज डील बोला जाता है। उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर नैम के बारे में कुछ मैंने इधर मेंशन किया है। जो नैम है 1961 1961 में फाउंड होता है बेलग्राड में। ये पूछा जाता है कई बार कि इसमें फर्स्ट मीटिंग में कितने बंदे आए, पर 25 मेंबर्स टेक पार्ट इन द फर्स्ट मीटिंग। और जो सेवन, जो सबसे पहले इंडिया में नैम की समिट कब हुई? 1983 में हुई। सेवेंथ समिट जो थी वो फर्स्ट टाइम इंडिया में नैम हुई। आई होप ये आपको फैक्ट्स और ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। इन हुज कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इज फंडामेंटल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि किसके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू एक फंडामेंटल राइट दिया है। ये 11th क्लास की बुक में लिखा हुआ मेंशन है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जुडिशियल रिव्यू जो आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है, जो पीआईएल के थ्रू कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे आपको कि पीआईएल का फादर कौन है, पीएन भगवती साहब ने स्टार्ट किया था पीआईएल, तो आपको ये नाम भी, पीएन भगवती साहब का नाम याद रखना है। सार्क डे, सार्क डे यानी 8 दिसंबर, क्योंकि 8 दिसंबर को बना था इसलिए सार्क डे पूछा पूछा गया था फैक्ट बार। 1985 में बनता है सार्क। आपको क्या याद रखना है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 14th समिट जो हुई थी 2007 में, तो अफगानिस्तान को एज 8th मेंबर ऐड किया था सार्क में। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सार्क के बारे में याद रखने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके साथ, होपफुली आपको पसंद आए होंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, जुड़े रहो साथ में। थैंक यू वेरी मच।